भोजन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। MCL का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज आप लोगों के सामने मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो-हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता,
योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समयनिष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के हमारे सुविचार की ओर। आज का हमारा सुविचार है, याद रखना जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है इज्जत, नाम, शोहरत, दौलत, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष करते हैं। दोस्तों, कठिनाइयों से जो भागते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। तो बायोफ्यूल इंडस्ट्री में अपनी खुद की ऐसी ही जगह बनाने वाले उस शख्स को मैं दोस्तों आप लोगों के सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो चलिए स्वागत करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो पूरे पृथ्वी का जिसको लंग्स कहा जाता है वो है अमेज़न फॉरेस्ट, बिकॉज हमारे पूरे पृथ्वी का जो 25% ऑक्सीजन है वो इस अमेज़न से आता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो है लंग्स ऑफ मुंबई, जिसे मुंबई के लंग्स कहे जाते हैं, और वो है आरे फॉरेस्ट। तो अगर हम सोचते हैं कि ये
आरे फॉरेस्ट, लेकिन उससे पहले मुंबई के बारे में सोचते हैं। मुंबई एक ऐसी माया नगरी है जो कि वन ऑफ द टॉप 10 मेट्रो सिटीज इन द वर्ल्ड है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। लेकिन मेट्रो सिटीज की बात करें तो मुंबई एक इकलौती मेट्रो सिटी है जहां पे उसको इतना बड़ा नेशनल पार्क और आरे फॉरेस्ट मिला है। जो टॉप मेट्रो सिटी है दैट इज न्यूयॉर्क, वहां पे भी जो सेंट्रल पार्क है उससे कई गुना बड़ा मुंबई को सेंट्रल पार्क, जिसे बोल सकते हैं ऐसा फॉरेस्ट, प्रकृति ने खुद दिया है। और वो इसलिए बिकॉज मुंबई में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं जिनको लंग्स, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, और शायद प्रकृति को ये पता होगा कि इन सभी लोगों को इस फॉरेस्ट की जरूरत है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं आदिवासी, स्पेसिफिकली वारली नाम की जो जमात है, वो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। 7,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो 7,000 सालों से पहले यहाँ पे उनकी जनरेशन टू जनरेशन रहती आ रही है। अगर देखे गए पशु और पक्षी के बारे में तो यहाँ पे 3,000 से भी ज्यादा स्पीसीज इस फॉरेस्ट में रहती है, जिसमें रेप्टाइल्स है, पशु है, पक्षी और स्पेसिफिकली बिबटिया है, जो कि 45 से भी ज्यादा बिबटिया यहाँ पे रहते हैं। और अभी बात करेंगे पेड़ की, तो पेड़ 5 लाख से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के पेड़ यहाँ पे है, जिसमें रिसेंटली कुछ रिसर्च ने ये भी दिखा है कि मेडिसिनल वैल्यूज रहने वाले पेड़ भी बहुत सालों से यहाँ पे है, जिन्होंने कई जनरेशंस मुंबई के देखे होंगे। इसके अलावा एक नई चीज जो सामने आ रही है आरे फॉरेस्ट के बारे में, वो है कोहैबिटेट। कोहैबिटेट यानी क्या इंसान और जंगल में रहने वाले प्राणी एक साथ रह सकते हैं, जिसमें से बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे रहने वाले आदिवासी, जिनका जो भगवान है वो है वागोबा, उनको वागोबा बोलते हैं और वो प्रकृति को ही पूजते हैं। इनफैक्ट अगर उनके यहाँ पे कुछ अच्छा अवसर हो, शादी हो और कुछ वाघ वहां पे आता है या आके चला जाता है, तो वो उनको अच्छा शगुन मानते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर उनकी कोई रक्षा करने वाला है, इनफैक्ट अभी ह्यूमन से कोई रक्षा करने वाला है, तो वो शायद ये पशु ही है, ये वागोबा ही है जो उनकी रक्षा करेंगे। बात करते हैं अभी ह्यूमन डेवलपमेंट की। जब हमें लगता है कि यानी रिसेंटली यहाँ पे हमें रास्ता बनाना है, वो भी खुद के लिए बनाना है, लेकिन हम जब ये ऐसा सोचते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि ये रास्ता ऑलरेडी किसी और का है और वो हमने उन्हें नहीं दिया है, वो प्रकृति ने उन्हें दिया है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो चीज शुरू है कि यहाँ पे रास्ता बने ना बने, कितना बने, कितने पेड़ कटेंगे, ये सिर्फ भारत देश में मुंबई में शुरू रहने वाली चीज नहीं है। पूरे दुनिया में हर एक कोने में आज यही चीज शुरू है और ये सब रोकने के लिए हमारे पास में सिर्फ 2 साल है। ये मैं नहीं कह रही हूँ या कोई ऐसा मिथ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चीफ ने ये कहा है कि हमारे पास 2 साल बचे हैं पृथ्वी को रिवर्सिबल मोड में लाने के लिए। अगर हमने ये 2 साल में नहीं किया तो इरिवर्सिबल मोड में चली जाएगी, फिर शायद किसी ह्यूमन के बस में नहीं होगा उसको फिर से वापस रिवर्सिबल मोड में लाने के लिए। प्रकृति ही अल्टीमेट है और ये अगर हमें करना है तो देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जिसके पास में सॉल्यूशन है, and that is MCL. MCL is not only organization but then it's an emotion. तो चलिए बुलाते हैं अभी ऐसे इंसान को जिन्होंने इस इमोशन की फाउंडेशन रखी, हमारे MCL के MD एंड CEO डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और MCL परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, प्रगति और आर्थिक विकास के नाम पर मनुष्य गलत राह पर चल रहा है और यही कारण है कि जिसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस, कई सारे संकट, कई सारे मुश्किलों का सामना हम करते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई संकट आता है, ये संकट हमें मजबूर करता है कि हम अपने बुनियादी मूल्यों के ऊपर काम करें, हम अपने बुनियादी मूल्यों को समझे, उस पर विचार करें। और जब भी हम ये काम करते तो एक ही बात समझ में आती है, जितने भी चैलेंजेस, जितने भी संकट आज हमारे सामने हैं, अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है प्रकृति के राह पर चलना। प्रकृति ने इतने करोड़ों सालों से जो नियम बनाए हैं, जिस नियमों के आधार पर ये दुनिया, ये पृथ्वी करोड़ों साल से जीती आ रही है, उसके राह पर चलना ये एकमेव
ऐसा सोल्यूशन है कि जिससे हम हमेशा ऐसे संकट, ऐसे मुश्किलों से हमेशा दूर रहेंगे। दोस्तों, कई सारे मुश्किल आज हमारे सामने है। रिसेंटली पूरी दुनिया ने, मानवता ने एक बहुत बड़े संकट का सामना किया, वो था कोरोना। और ये कोरोना का जो संकट है, इसने क्या सिखाया हमें? कोरोना के संकट ने हमें ये सिखाया कि ये प्रकृति ने, इस धरती माँ ने हर एक जीव के लिए उसकी एक स्पेशल, उसकी लाइफ साइकिल बनाई है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य उसकी जन्म होती है, उसका मृत्यु होती है, उसको पूरी जिंदगी वो जिस तरह से जीता है, उसकी एक स्टाइल, उसका एक प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की है। और ऐसी व्यवस्था सिर्फ मनुष्य की नहीं, हर एक जीव की है, हर एक वनस्पति की है, हर एक प्राणी की है। और करोड़ों साल से ये माँ, ये प्रकृति उसका ख्याल रखती आ रही। हमारे मनुष्य की सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कुछ है तो वह है पशुपालन। सबसे पुरानी एक्टिविटी है ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, उसके साथ पशुपालन। लगभग कम से कम 40,000 सालों से हम ये पशुपालन कर रहे हैं। और दोस्तों, लेकिन अभी रिसेंटली ज्यादा प्रॉफिट के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये पशुपालन जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, इसे फैक्ट्री फार्मिंग ऐसा कहा जा रहा है। और दोस्तों, ये फैक्ट्री फार्मिंग जब करते हैं हम लोग, तब हमने सभी ये जो प्रकृति के नियम, ये सभी भूल के हम लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं, बस उसके ऊपर ध्यान दे रहे। और यही कारण है कि हमने इस प्रकृति के नियमों का जब उल्लंघन किया है, तो उस जो में जो वायरसेस है, जो बैक्टीरिया है, वो फिर अपनी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में आ चुके। हमने ये काम इस तरह से किया है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए, पूरा जो प्रकृति का संतुलन है उसको डैमेज किया है। अब ये सभी जो बीमारियां है, ये सभी जो संकट हम देख रहे हैं, ये बेसिकली वो सूक्ष्म जीव है जो उनके बदन में, उनके शरीर में रहते हैं। मनुष्य के शरीर में भी करोड़ों वायरसेस है, बैक्टीरिया है जो हेल्पफुल है, जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन होता है, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती है, वैसे उनके भी बदन में है। लेकिन जिस तरह से आज हमें पशुपालन कर रहे हैं, जिस तरह से फैक्ट्री फार्मिंग हो रही है, जिस तरह से प्रकृति के सभी नियमों का उल्लंघन हमने किया है, उसी वजह से आज ये संकट हमारे सामने है। बर्ड फ्लू जब उसकी शुरुआत होती है, तब डॉक्टर क्या कहते हैं कि चिकन को हाथ नहीं लगा। बर्ड फ्लू नाम से ही पता चलता है कि वो जो फ्लू है, वो जो वायरल इन्फेक्शन है, वो आया है बर्ड से। वो आया है इसकी वजह से कि हम लोग बहुत गलत तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू नाम ही बताता है कि वो स्वाइन से आया हुआ है। और इसका एक ही कारण है कि हम बहुत गलत तरीके से वो स्वाइन की, वो उनका पशुपालन कर रहे हैं। कोरोना अगर आप देखोगे तो कोरोना एक नॉर्मल जीव है जो हमारे गाय भैंसों उस प्रजाति में पाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज हम ये पशुपालन कर रहे हैं, वो अपना घर छोड़ के आज हमारे यहाँ आए और इतना बड़ा संकट आज हमारे सामने है। तो हर संकट हमें यही बताता है कि हमें जो बेसिक चीजें हैं, जो प्रकृति ने सिखाया है, इतने सालों से हम कर रहे हैं, बस उसकी राह पर चलना, यही सबका सोल्यूशन है। और आज भी अगर आप देखोगे, आज भी क्लाइमेट चेंज के नाम से जो सबसे बड़ा संकट दुनिया के सामने है, जो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है, ऐसे ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का संकट इसीलिए है क्योंकि हम ये प्रकृति का जो सही रास्ता छोड़ के विकास के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए गलत ढंग से या गलत राह पर चल रहे हैं। और अगर इसको रोकना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम इस प्रकृति के राह पर, ये माँ ने जो हमें सिखाया है, इसके राह पर चले। दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं। और कौन सी वो राह है? अगर हमें आर्थिक सामाजिक प्रगति करनी है, हर देश में करनी है, हर जगह करनी है, तो एक ही राह पर चलना पड़ेगा, जिस राह पर ये दुनिया करोड़ों साल से चलती आ रही है। और वो राह है सस्टेनेबिलिटी की, वो राह है शाश्वत विकास की, वो राह है कि वो चीज जिस तरह से ये माँ, ये प्रकृति करोड़ों सालों से सबका ख्याल रखती आ रही है, बस उस चीज को। और इस सस्टेनेबिलिटी को समझना या इस शाश्वत विकास को समझना, ये इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये शाश्वत विकास क्या है, या किस तरह से ये माँ करोड़ों सालों से सबका ख्याल रखती आ रही है, ये तो बच्चों को सिखाया जाता है प्राइमरी में। प्राइमरी एजुकेशन में चौथी तक ये चीजें सिखाई जाती है। ये पानी का चक्र, ये कार्बन का चक्र, ये नाइट्रोजन का चक्र, ये जो सिंपल चीजें जो हमें सिखाई जाती है स्कूलों में, और करोड़ों सालों से जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हजारों सालों से जो हमारे सामने जो चल रहा है, हम भी उस व्यवस्था के पार्ट है।
बस उसी को कायम करना है, उसी को आगे लेके जाना, यही तो सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी अभी तक चल रही थी, अभी अचानक से ये जो क्लाइमेट चेंज का संकट जो आज हमारे सामने है, उसका बेसिक कारण है ये बिजनेस, उसका बेसिक कारण है ये इकोनॉमी, उसका बेसिक कारण है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, उसके पीछे भागना। अभी मैं आपको बोलता हूं कि मनुष्य जिस तरह से अभी इतने सालों से 2 लाख साल से मनुष्य इस दुनिया में है, लगभग कम से कम 10,000 सालों से अभी अलग अलग सभ्यताएं या सिविलाइजेशन, इसका मतलब 10,000 साल से अलग अलग देश है। अभी 10,000 सालों से ये जो सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन चलती आ रही है, तो 10,000 सालों से हमारी जो अलग अलग जरूरतें भी है, कपड़े है, जूते है, घर है, सब कुछ अलग अलग, और 10,000 सालों से हम उसका वो जो पूरी जो चीजें हैं, जो हमारी जरूरत है, वो पूरी होती आ रही है। उसका एक 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 एरिया था, उसका एक नियम था, जिस नियम से सब होता था। जो जो लोहे का काम कर रहे थे, ऐसी एक कम्युनिटी थी, जो कपड़े का काम कर रहे थे, ऐसी एक कम्युनिटी थी, जो फर्नीचर का काम कर रहे थे, ऐसी कम्युनिटी थी। तो हर एक जो जरूरत मनुष्य की है, उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या वो जो बिजनेस का जो सेक्टर है, वो 10,000 सालों से चलता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गलती हमने क्या की, ये 10,000 सालों से ये सब जो काम चल रहे थे, ये सभी अलग अलग जो बिजनेस सेक्टर्स थे, इसके लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा था, वो आ रहा था हमारे खेतों से, वो आ रहा था एग्रीकल्चर से, जो सस्टेनेबल वे में आ रहा था, और सस्टेनेबल वे में हमारी जरूरतें भी पूरी होती थी, और सस्टेनेबल वे में वो प्रकृति का भी ख्याल रखते थे। लेकिन सिर्फ 200 सालों में हमने इसको बहुत बिगाड़ के रखा। 200 साल भी नहीं हुए कि हमने ये सभी चीजें, ये सभी रॉ मटेरियल, ये सभी रिसोर्सेज हमने चालू की है क्रूड ऑयल से। हमने माइनिंग चालू की, हमने इस क्रूड ऑयल चालू किया, और इस क्रूड ऑयल को इन सभी बिजनेस एक्टिविटीज का सोर्स बनाया। सभी जो रॉ मटेरियल अभी अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज को आते हैं, इस रॉ मटेरियल से आते हैं। आज फर्नीचर बनते हैं रॉ मटेरियल से, आज कपड़े बन रहे हैं क्रूड ऑयल से, आज कपड़े बनते हैं क्रूड ऑयल से, आज जूते बनते हैं क्रूड ऑयल से, सभी केमिकल्स आ रहे हैं क्रूड ऑयल से। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर वो भी आ रहा है क्रूड ऑयल से। और जब से हमने ये चालू की, वही सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ये सभी चीज इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको छोड़ देते हैं, तब ये बहुत बड़ा कचरा बन रहा है। ये बहुत बड़ा कचरा बन रहा है, जो उसका विघटन ही नहीं होता। ये ऐसा कचरा बन रहा है कि जो पूरे पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, ये कार्बन बढ़ा रहा है, और जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अगर हमें इस सॉल्यूशन को, अगर इसको रोकना है, अगर इससे बाहर निकलना है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें फिर से वो सस्टेनेबल वे में काम करना होगा। ये सभी जो इंडस्ट्रीज है, इस सभी इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके, उस पर काम करना होगा। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, क्योंकि इन सभी जो बिजनेसेस है, इन सभी बिजनेसेस के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, वो रॉ मटेरियल कंपलसरी आने वाले दिनों में खेतों से आएगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और पूरी दुनिया में ऐसा देश जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वह है भारत देश। हमारे यहाँ इतनी उपजाऊ मिट्टी है जो दुनिया में कहीं नहीं, और उसका कारण है हमारी ये नदियां, जिन्हें हम माता करके पूछते हैं। ये हमारा विशाल हिमालय, जिसकी वजह से इस नदियों का उगम हुआ है। ये सभी किसी के पास नहीं, ये रिसोर्सेज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ना अमेरिका के पास, ना चीन के पास। और ये सब काम करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, ये सब स्किल्ड मैन पावर आज हमारे देश में। इसलिए आने वाले दिनों में इस रिसोर्सेज की वजह से, इस प्रकृति ने जिस तरह से भारत को बनाया, उसकी वजह से भारत फिर से एक नंबर की इकोनॉमी बनेगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास इसको सही तरह से उपयोग करने के लिए पर्याप्त नॉलेज भी है, साइंस भी है। दोस्तों, अगर आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो उसकी संस्कृति सिविलाइजेशन पढ़ी, तो आपको पता चलेगा कि हम एग्रीकल्चर में इतने आगे थे, इतने सारे अलग अलग तरह के क्रॉप्स हमने डिस्कवर किए थे जो दुनिया में किसी को पता भी नहीं देता। सिर्फ अनाज ही नहीं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स। इनफैक्ट हड़प्पा मोहनजोदड़ो में वो सभी अनाज रखने की जो पद्धति थी, वो भी बहुत ज्यादा विकसित थी, जो कभी किसी दूसरे सिविलाइजेशन में थी नहीं उस टाइम। लेकिन सिर्फ ये नहीं,
हम अगर मेडिसिन की, कॉस्मेटिक्स की, केमिकल्स की बात करें तो आयुर्वेदा सबसे ज्यादा विकसित ऐसा शास्त्र है। योगा सबसे ज्यादा विकसित शास्त्र है जो आज आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग योगा को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हर शास्त्र में यानी हर सेक्टर में हमारा नॉलेज बहुत ही ज्यादा विकसित है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो केदारनाथ हजारों सालों से वही खड़ा है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है कि वो किस मटेरियल उन्होंने बाइंडिंग करके रखा है, किस मटेरियल से उन्होंने ऐसा बनाया कि हजारों सालों के बाद भी केदारनाथ वैसे ही की वैसे। तो हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक सेक्टर के लिए एक्चुअली जो नॉलेज चाहिए, रिसोर्सेज तो हमारे पास है ही, तो जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज भी हमारे पास है। और इसी नॉलेज का उपयोग करके आने वाले दिनों में ये देश फिर से नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। दोस्तों, अभी ये सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये पूरी दुनिया को पता चल गया। अभी कोई दूसरा तरीका ही नहीं है इस दुनिया को बचाने के लिए। इसलिए यूनाइटेड नेशन, जो पूरे दुनिया में जितने भी देश है उनका संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसे कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए वो सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्य रखे, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे कहते हैं। 17 ऐसे लक्ष्य रखे हैं और हर देश का वो हर साल रिव्यू होते हैं कि आपने इस 17 लक्ष्य के लिए आपने क्या क्या काम किया। और हर देश में एक नोडल एजेंसी है जो इसके लिए काम करती है, जैसे भारत में नीति आयोग है। और ऐसे अगर कोई देश गरीब है, अगर कोई डेवलपिंग है, तो उसके लिए आर्थिक और टेक्निकल दोनों ही सहायता ये यूनाइटेड नेशंस करती है। तो इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है ये सस्टेनेबिलिटी को समझना, उसके राह पर चलना। और इसीलिए पूरी दुनिया आज इस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन अगर हमें सच में सस्टेनेबिलिटी रख के राह पर, इस शाश्वत विकास की राह पर अगर दुनिया को लेके जाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बिजनेस के ऊपर काम करें। दोस्तों, ये सभी चीज जो बिगड़ी हुई है ना, इसका प्राथमिक कारण है बिजनेसेस। प्राथमिक कारण है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। नहीं तो हम हमेशा जानते थे कि कपड़े, अगर हमें टेक्सटाइल, जो पूरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल के लिए जो सस्टेनेबल है वो एग्रीकल्चर है, कॉटन है, रेशम है, बाकी सब अलग अलग चीजें हैं। वो छोड़ के हम अगर क्रूड ऑयल से वो कपड़े बना रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। हम जानते हैं सच क्या है, हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन फिर भी सिर्फ प्रॉफिट, इकोनॉमी, बिजनेस के लिए हम गलत दिशा में जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको कुछ लेना देना होता नहीं है बाकी सब चीजों के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बदलनी होगी, वो है इकोनॉमी। जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, जिस तरह से हम बिजनेसेस कर रहे हैं, वो बिजनेसेस को सस्टेनेबल बिजनेसेस के लिए बिजनेस में लेके आना पड़ेगा। और वो सस्टेनेबल बिजनेस का नाम ही है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी की जहां कोई भी चीज का आप निर्माण करो, कोई भी प्रोडक्ट का आप निर्माण करो, उसका उपयोग करो, और उसका उपयोग करने के बाद जब आप उसको छोड़ दे तो वो कचरा करके नहीं, तो फिर से रिसाइकल होगा, फिर से वो चीज रॉ मटेरियल करके उस पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में शामिल होगी। वो है सर्कुलर इकोनॉमी। दोस्तों, अभी इस क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ही एग्रेसिवली काम करने वाले देश या देश समूह अगर कोई है तो वो है यूरोप। यूरोप में 27 देश, और जब भी कोई चीज क्लाइमेट को लेके होती है, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे वो हर साल होने वाला COP हो, जब भी ऐसा कोई काम होता है तब यूरोप बहुत एग्रेसिवली ये काम करता है। यूरोप ने डिसाइड कर लिया है कि वो पूरी दुनिया का पहला ऐसा खंड बनेगा जो कार्बन न्यूट्रल होगा। और इसलिए उन्होंने 2019 से एक लक्ष्य यूरोप के सामने रखा है, और उसे कहते हैं यूरोपियन ग्रीन डील। तो उनका एक ही लक्ष्य है कि इस पूरे यूरोप को, इस 27 देशों को हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है 2050 तक। और इसीलिए एक सिंगल चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, और वो सिंगल चीज क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें ये काम करना है, अगर हम सच में इस यूरोप को या 27 देशों को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है, तो हमें कंपल्सरी एक ही चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो है सर्कुलर इकोनॉमी। दोस्तों, आज जो अर्थव्यवस्था है, आज जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसे कहते हैं लीनियर इकोनॉमी। यानी क्या होता है उसमें? तो उसमें हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग से हमें जो किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए, वो रॉ मटेरियल हम लोग निकालते हैं। ऊर्जा हो, क्रूड ऑयल, सब कुछ माइनिंग हमारा मेन सोर्स बन गया। और वो निकालने के बाद फिर हम वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसको छोड़ देते हैं।
और उसको छोड़ देने के बाद वो प्रोडक्ट बन जाता है वेस्ट, कचरा, और वो वेस्ट फिर हम लोग डाल रहे हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण। फिर से अगर नया प्रोडक्ट बनाना तो फिर से हम रॉ मटेरियल के लिए फिर वो माइनिंग करते हैं, फिर से वो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और फिर से वेस्ट तैयार बनता है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद, और वे वेस्ट हम कचरे में डालते हैं, वो पर्यावरण में डालते हैं। और यही वेस्ट, ये कचरा फिर पर्यावरण में ज्यादा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, कि जिसकी वजह से आज एक क्लाइमेट चेंज का संकट हमारे सामने है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी यानी वो प्रकार की अर्थव्यवस्था कि जिसमें जब भी आप रॉ मटेरियल लोगे, जब भी आप प्रोडक्ट का निर्माण करोगे, और वो प्रोडक्ट का उपयोग खत्म होने के बाद, उसका जीवन चक्र खत्म होने के बाद जब आप उसको छोड़ोगे, तो वो प्रोडक्ट फिर से रिसाइकल होता है। वो प्रोडक्ट शायद फिर से उस डिसइंटीग्रेट होगा, उसके अलग अलग पार्ट बनेंगे, और वो फिर से रॉ मटेरियल करके उस पूरे बिजनेस प्रोसेस में फिर से आएंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि जहां कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी वेस्ट नहीं होता, कोई भी चीज जो आप बनाते हैं वो चीज फिर से रिसाइकल होती है, जैसे कुदरत में होती है, प्रकृति में होती है, और फिर से उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसका उपयोग होता है। तो इस तरह से काम करना, सस्टेनेबल वे में काम करना, ये है सर्कुलर इकोनॉमी। और पूरी दुनिया में अभी करोड़ों सालों से जो काम चल रहा है वो बेसिकली इस लेवल पे चल रहा है। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु, वनस्पति, प्राणी हो, हर चीज उसका इस्तेमाल करने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसका जीवन चक्र खत्म होने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। और हर एक चीज का डिसइंटीग्रेशन करने में, उसका रिसाइकल करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम करता है तो वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है हमारे सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव हर जगह होते हैं, ये हमारे बदन के अंदर है, हमारे स्किन के ऊपर है, ये मिट्टी में है, करोड़ों की तादाद में है। और ये वो एजेंट है सस्टेनेबिलिटी की, कि जिसकी वजह से हर चीज रिसाइकल होती है इस दुनिया के ऊपर। इनफैक्ट आज भी अगर हमें हमारे कचरा जो हम जिसे कहते हैं उसको भी रिसाइकल करने के लिए बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर सकते हैं। आज कचरे की जो बड़ी समस्या आज हमारे सामने है उसको किस तरह से, यानी इंक्लूडिंग प्लास्टिक, रबर, अगर इनको करना है तो कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है, उनके ऊपर अगर हम काम करें तो उनके पास वो एबिलिटी है कि कंटिन्यूअसली वो उसको रिसाइकल कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी इस प्रकृति में, नेचर में वेस्ट या कचरा करके कोई संकल्पना ही नहीं। इस दुनिया में जो भी अलग अलग चीजें हम देखते हैं, यानी सजीव, निर्जीव, वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव से लेके बहुत बड़े बड़े प्राणी या बड़े बड़े वनस्पति, ये सभी बने हैं कुछ बेसिक मूलद्रव्य से। अब ये दुनिया में मूलद्रव्य है 118, और ये 118 मूलद्रव्य हम रसायन शास्त्र में वो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, अगर आपको याद होगा तो बेसिक ये 118 मूलद्रव्य है जिससे दुनिया बनी है। अगर हम बने हैं प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। अमीनो एसिड किससे बना है? तो नाइट्रोजन से बना है, हाइड्रोजन। तो बेसिक वो मूलद्रव्य वो 118 मूलद्रव्य जिससे दुनिया में हर चीज बनी। और ये हर तरह का मूलद्रव्य, ये जो है वो इसका उपयोग होता है, उससे चीज बनती है, और वो चीज खत्म होने के बाद फिर से रिसाइकल होता है। और हर एक मूलद्रव्य के बारे में ये ऐसा होता है। और करोड़ों साल से ऐसी व्यवस्था है, करोड़ों सालों से इस प्रकृति में वेस्ट या कचरा करके कोई संकल्पना ही नहीं है। हर एक मूलद्रव्य, हर एक चीज इस प्रकृति में करोड़ों सालों से रिसाइकलिंग हो रही है, उसका उपयोग हो रहा है। और दोस्तों, वैसा ही काम हमें अपने तहसील में करना है। अभी सबसे पहले तो इस फंडिंग के, जो हम फंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उस फंडिंग के बाद सबसे पहले हम अपने सभी एमकोल और एमसीएनजी के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। ये प्रोजेक्ट करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक आर्थिक स्थैर्य दें, एक आर्थिक स्टेबिलिटी में लेके जाएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य अगर हमारा कुछ होगा तहसील के लिए तो होगा जीरो वेस्ट तहसील, कचरा मुक्त तहसील। उसके ऊपर काम करेंगे। और इसका मतलब क्या कि कचरा मुक्त तहसील का मतलब ये नहीं है कि हम अपने तहसील में जो अलग अलग तरह का कचरा है, सॉलिड वेस्ट, उसको साफ करेंगे और अल्टीमेटली वो कचरा जाएगा म्युनिसिपैलिटी के पास, वो जाएगा डंपिंग के पास, लैंडफिल के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने तहसील को जीरो वेस्ट या कचरा मुक्त तहसील करना है तो उसी तरह से काम करना है जिस तरह से प्रकृति काम करती है। हमें अपने तहसील का हर तरह का जो कचरा होगा ना उसको 100% रिसाइकल करना।
दोस्तों, ये कचरा जो है, ये करने के लिए हमें ये कचरा जहां से तैयार होता है, सोर्स, हर घर, इंस्टीट्यूशन, उनके साथ मिलकर काम करना है। और उसमें हर दिन वही कचरा, जिस तरह जो अलग अलग तरह के कचरे हैं ना, वो अलग अलग तरह की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमारे तहसील में इतने सारे कचरे, और वही कचरा डेली हमें कलेक्ट करना है जो 24 घंटों में जो खराब होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, जिसकी बदबू आती है, जैसे किचन वेस्ट और फूड वेस्ट। ये कचरा भी जब हम हर दिन डेली बेसिस पे लेंगे, वो भी हम कहीं सार्वजनिक जगह पे हम लोग सभी कचरा लाके उसका मैन्योर बना के उसमें जो जीवन मूल्य है, वो सभी जीवन तत्व हम उसको रिसाइकल करके मैन्योर करके फिर से जमीन को दे सकते हैं, फर्टिलाइजर करके जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हुआ गीला कचरा जो हर दिन लेना जरूरी है। उसके अलावा बाकी सभी जो कचरे हैं उसका हम एक वर्गीकरण करके हम उसकी साइकिल डिसाइड कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे कचरे हैं कि जो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हम ले सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक है, रबर है, हमारे जूते हैं, हमारे कपड़े हैं, कई तरीके, यानी इवन ड्राई जो लकड़ी वगैरह है या फर्नीचर है, ये सभी चीजें। अभी देखिए कि हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आते हैं उसकी रद्दी हम बनाते हैं, और वो रद्दी हम महीने में एक बार हम कबाड़ी को देते हैं। हमें भी ऐसा करना है, जो अलग अलग तरह के जो कचरे है, जो सोर्स के लेवल पे उसका वर्गीकरण करके उसको लेना है। और ये जो कचरा है जिसको हम कलेक्ट करेंगे, इसके बहुत अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू है। ये कचरा जब हम कलेक्ट करेंगे तो इसको खरीदने के लिए रेडी मार्केट अवेलेबल। आज हर इंडस्ट्री काम कर रही है सस्टेनेबिलिटी रिसाइकलिंग के ऊपर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है कि जिनके लिए ये रिसाइकल्ड जो रॉ मटेरियल है वो उसके लिए रेडीली तैयार है। तो हमारे पास रेडी मार्केट है, एक बहुत अच्छा रेवेन्यू का निर्माण होगा इससे, इन सभी चीज से। और इसका फायदा हम कस्टमर्स को भी देंगे। जब कबाड़ी हमसे रद्दी लेता है, न्यूज़पेपर लेता है, तो पैसे हमें भी देता है, और बाद में वो रद्दी लेके वो किसी को बेचेगा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए। बस वैसे ही काम हर एक चीज के लिए हम कर सकते हैं। ई वेस्ट से लेके जूतों तक, कपड़ों तक, हर चीज हम बेच सकते हैं। इस तरह से काम करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बहुत बड़ी, हम सोच नहीं सकते। रेवेन्यू भी जनरेशन होगा, लोगों को काम भी मिलेगा, और पूरा तहसील हमें जीरो वेस्ट करना है, उसी तरह जैसे प्रकृति करती आ रही इतने सालों से। इनफैक्ट हमें इस तहसील में सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण करना है, वही तत्व जो प्रकृति इतने सालों से करती आ रही। दोस्तों, आज दुनिया में अगर आप देखोगे तो दुनिया में फिगर है कि 100 बिलियन टन हर साल इतना कचरा तैयार होता है। अभी ये भी फिगर बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ शहरों में जो म्युनिसिपालिटी है वही कचरा कलेक्ट करते हैं। गांव में तो हम देखते ही नहीं कितना कैसे हो रहा है। शहरों में भी जो ऑन एन एवरेज जो फिगर है वो है 70%, यानी जितना कचरा तैयार होता है शहरों में सिर्फ 70% कचरा कलेक्ट होता है। ये ऑफिशियल फिगर है। बाकी 30% है, उससे भी ज्यादा कचरा फिर नदी में डाला, नाले में डाला, आजू बाजू ऐसे ही होता। अब ऐसे जगह में ये जो कचरा की जो फिगर है ये इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसमें से सिर्फ 10% दुनिया में जो कचरा है वो रिसाइकल हो रहा है। 90% कचरा, 90% कचरा आज पर्यावरण में जा रहा है। पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से वो नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बार इस कचरे को हम जलाते हैं, जो सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि इसको जलाने के बाद जो वायु तैयार होते हैं, जो गैसेस तैयार होते हैं, वो कार्सिनोजेंस है। दोस्तों, इतने भयानक है कि इसके संपर्क में अगर हम लोग आएंगे तो हमें कैंसर होता है। ये अगर कार्बन की बात करें तो इनकी जो ग्रीन हाउस गैस की वो जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से भी ज्यादा खतरनाक है वो इस क्लाइमेट को गर्म करने के लिए। तो ये चीज हमें रोकनी है। तो अभी पूरी दुनिया ही सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि दूसरा भी ऑप्शन ही नहीं। वो देख रहे हैं कि किस तरह से हम ये कचरा कम करें, किस तरह से प्रकृति का ख्याल रखें, क्योंकि अभी संकट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो कई सारी संस्थाएं, कई सारी इंडस्ट्रियल हाउसेस, नेशंस, ये सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसको लेके फिर कई सारी संकल्पनाओं का जन्म हुआ है। सबसे पहले एक संकल्पना है, वो है क्रेडल टू क्रेडल। अभी क्रेडल का मतलब है पालना होता है, जिसमें बच्चे को हम रखते हैं, नवजात शिशु को रखते हैं। तो हमारे जो कहावत क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी पालने से लेके कब्र तक। तो ऐसे हर इंडस्ट्री में आजकल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि वो होने के बाद, प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने के बाद वो निकाल दिया जाता है।
तो अभी इंडस्ट्री में ये संकल्पना है कि तो क्रेडल टू क्रेडल, इसका मतलब पालने से जब आप रॉ मटेरियल को लेते हो, उस चीज को बनाते हैं, उसका जीवन चक्र खत्म होने के बाद फिर से उसको डिसइंटीग्रेट करना, फिर से उसको पालने में लेके आना, यानी फिर से उसको रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल करना। तो एक संकल्पना है कि जिसमें सभी मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं कि जहाँ किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को रिसाइकल करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे और उसका रॉ मटेरियल फिर से उस पालने में या उस प्रोसेस में लेके आएंगे। दूसरी जो संकल्पना है वो है बायो मिमिक्री। बायो यानी बायोलॉजिकल, मिमिक्री यानी उसका अनुकरण करना या मिमिक्री करना। अभी बायोलॉजी में जैसा हमने देखा, प्रकृति करोड़ों सालों से ये काम करती आ रही है, जिसे सर्कुलर इकोनॉमी करके आज हम देख रहे हैं। तो प्रकृति के उस चीजों को समझना, प्रकृति जिस तरीके से काम कर रही है ना, पहले उसका ऑब्जर्व करना, उसको समझना और उसके जो तत्व है वो हमारे बिजनेस में लेके आना और हमारे बिजनेस को फिर वही सर्कुलर इकोनॉमी में लेके जाना। तो इस पूरे संकल्पना को कहते हैं बायोमिमिक्री। उसके अलावा और एक संकल्पना है जिसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। अभी ब्लू इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि समुद्र से रिलेटेड इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। आज की तारीख में ब्लू इकोनॉमी की संकल्पना यह है कि इस पानी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड हर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिसमें सिर्फ फिशरीज नहीं है और सिर्फ एक्वाकल्चर नहीं है, तो इसमें मरीन ट्रांसपोर्ट है, इसमें टूरिज्म है, इसमें आप सीबीड, समुद्र के अंदर जाके सीबीड माइनिंग कर रहे हो तेल के लिए, नैसर्गिक वायु के लिए, वो है रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं। हर ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पानी से रिलेटेड है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सर्कुलर होनी चाहिए, ये रिसाइक्लेबल होनी चाहिए। अब इसके ऊपर काम करने वाली जो पूरी, ये सभी जो बिजनेसेस इसमें आते हैं और इस पूरी संकल्पना को कहा गया है ब्लू इकोनॉमी। इसके अलावा एक और संकल्पना है जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का मतलब यह है कि इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब जो कुछ है, इस पूरे प्रोसेस में मटेरियल और ऊर्जा, इनकी पूरी जो प्रोसेसिंग है उसको समझना, और ये मटेरियल किस तरह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाता है, उसकी पूरी जो मूवमेंट है उसको समझना, और कौन से ऐसे चीजें हम किए जा सकते हैं, चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है कि जिसकी वजह से ये मटेरियल फिर से हम रिसाइकल करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर स्टडी जहां होती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जहां मटेरियल और ऊर्जा की पूरी मूवमेंट की स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। उसके अलावा ऑफ कोर्स और एक संकल्पना है रिसोर्स रिकवरी, यानी जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जितना ज्यादा हम उसको रिसोर्सेस, अलग अलग चीजें हम रिकवर कर सकते हैं, उसके ऊपर अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है। एक संकल्पना है। जैसे अभी ई वेस्ट है, ई वेस्ट में देखते हैं कि किस तरह से मेटल निकाला जा सकता है, कैसे प्लास्टिक निकाला जा सकता है और बाकी चीजें। तो हर एक इंडस्ट्री में किस तरह से अलग अलग रिसोर्सेस निकाले जा सकते हैं, उसके ऊपर जो काम होती है वो संकल्पना है रिसोर्स रिकवरी। इनफैक्ट जापान ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे कहते हैं साउंड मटेरियल साइकिल सोसाइटी, मटेरियल साइकिल सोसाइटी। तो जापान में ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हर कोई संस्था, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कि कैसे हर प्रोसेस में हम मटेरियल को, चीजों को रिसाइकल करें, कैसे उन चीजों को फिर से रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीजों के लिए, इस एक सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए उन्होंने इस पूरे सोसाइटी का, इस मंच का निर्माण किया है। उसके अलावा है सिस्टम्स थिंकिंग, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किस तरह से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से एक प्रोसेस की वजह से दूसरी प्रोसेस होती है, डिपेंड होती है, और इसको समझना और फिर देखना कि किस तरह से हम इन चीजों को जोड़ के वो जो चीज अल्टीमेटली बनती है उसको रिसाइकल करते हैं। तो इस सिस्टम्स के बारे में समझना, उसके और रिसाइकलिंग के ऊपर काम करना, इस पूरे चीज को कहा गया है सिस्टम्स थिंकिंग दोस्तों। और ये जो अभी सर्कुलर इकोनॉमी है, ये सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है पूरी दुनिया में। अभी कोई सोल्यूशन या कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। अभी देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और फोसाइल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में अभी हर साल फोसाइल एनर्जी से, यानी जो क्रूड ऑयल वगैरह सब है, उससे डबल से ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमें इस फोसाइल का, अगर क्रूड ऑयल के अनगिनत यानी अनएंडिंग अगर से रिजर्व भी मिले, इतना बड़ा हमें ये भी मिला, तो सोर्स भी मिला, तो भी हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। अभी ऐसी कुछ सिचुएशन हो चुकी है। कंपल्सरी रिन्यूएबल के ऊपर काम करना है, वैसे ही कंपल्शन है अभी सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर।
जिस तरह से हर इकोनॉमी में जिस तरह से अलग अलग बिजनेसेस इंडस्ट्रीज काम कर रही है, वस्तु बना रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दे रहे हैं ये पर्यावरण में कचरा करके, ऐसा काम अभी नहीं चले। कंपलसरी हर देश को, हर इंडस्ट्रियल हाउस को, इकोनॉमी को अभी सर्कुलर इकोनॉमी पे काम ही करना पड़ेगा, तब जाके इस संकट से हम इस दुनिया को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है कि इन सभी चीजों को, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी हमें तैयार करनी है, ये पूरे एज अ होल तैयार करनी है। इसका मतलब यह है कि अगर यूरोप सोचता है कि हमें 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, हमें 2050 तक ये सर्कुलर इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करना है हमारे यहाँ, तो इसका मतलब है वो 27 देशों में एस्टैब्लिश करना है। तो इसका मतलब यह है कि उस अलग हर देश में वो पूरी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जितने भी बिजनेसेस है, वो सभी सर्कुलर इकोनॉमी में आने चाहिए। अभी ये जो अलग अलग संकल्पना अपने सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर लिए, वो अपने अपने इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। यानी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाली इंडस्ट्री ऐसा बोलेगी कि मैं हम लोग मोबाइल बनाते हैं, हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हमारा हर एक मोबाइल रिसाइकल होता है, हर एक कंप्यूटर रिसाइकल होता है। जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी है, वो क्या कहेगी कि हम व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में है, तो हम ये देखेंगे हर हमारी गाड़ी जो पूरे वो खत्म होने के बाद, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद, हम देखेंगे किस तरह से हर चीज उसकी रिसाइकल होती है। लेकिन बात सिर्फ एक दो ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस की नहीं है। बात यह है कि अगर हमें उस पूरी संस्था को, उस पूरी सोसाइटी को कार्बन न्यूट्रल करना है या सर्कुलर इकोनॉमी में लेके जाना है, तो उनके साथ हजारों जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, उनको भी लेके आना पड़ेगा। वो भी जब सर्कुलर इकोनॉमी में आएंगे, तब जाके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकेंगे। अब इसके लिए बहुत जरूरत है कस्टमर्स की। ये हम तभी कर पाएंगे जब कस्टमर्स हमारे साथ होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही कस्टमर्स है जिनके हाथ में वो प्रोडक्ट होता है फाइनली, जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और वही उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हमें ये काम करना होगा, तो हमें कंपलसरी उस सोसाइटी में रहने वाले वो सभी लोग, वो सभी संस्थाएं जो इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, उनको साथ में लेना होगा, तभी जाके हम इस सर्कुलर इकोनॉमी में काम करेंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यही काम हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये फंडिंग अभी बहुत जल्दी होगी। ये सभी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स, सभी एमकोल के प्रोजेक्ट, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट हम लगाएंगे। पहले हमारे अपने संगठन को हम आर्थिक स्थैर्य देंगे, और उसके बाद फोकस करेंगे इस 5E मिशन के ऊपर। फोकस करेंगे हर तहसील को इस सर्कुलर इकोनॉमी में डालने के। 5E मिशन, पहला ही एनवायरनमेंट, दूसरा ही 100% एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण हमारे किसानों का और महिला बचत गटों का, चौथा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पांचवा ही एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस मिशन के ऊपर काम करेंगे, इस सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, और ये काम इस तरीके से करेंगे कि हर उस तहसील का घर, संस्था इसमें शामिल हो। लोग एक विजन को लेके, मिशन को लेके हमारे साथ जुड़े, और हर चीज को हम रिसाइकल करें। हमारे तहसीलों को, हमारे हर एक जो कचरा वहां तैयार हो रहा है, उसको 100% रिसाइकल करके फिर से इस इकोनॉमी में लेके जाएंगे। और ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन हम दुनिया के सामने रखेंगे, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत है। संकल्पना हमने देखी, टेक्निकल संकल्पना हमने देखी, एक्चुअली प्रैक्टिकल में काम करने के लिए किस तरह से कस्टमर्स को, किस तरह से लोगों को, अगर आप सोसाइटी को आपको करना है कार्बन न्यूट्रल, अगर सोसाइटी को करना है आपको सर्कुलर इकोनॉमी में तब्दील, तो कंपलसरी है सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपने साथ लेना। वो किस तरह से लेंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, वो हम दुनिया को दिखाएंगे। और दोस्तों, अल्टीमेटली ये तो कचरे को रिसाइकल करने की बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी अर्थव्यवस्था लानी ही पड़ेगी एग्रीकल्चर के ऊपर, तभी जाके पूरी दुनिया को फिर से हम सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाएंगे। और ये करने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में होगी भारत की। क्योंकि टेक्निकली भी अगर आप देखोगे, देखो अलग अलग केमिकल्स लगते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज है कि जहां केमिकल्स लगते हैं, जहां कलर की इंडस्ट्री है, कई सारे कॉस्मेटिक्स है, दवाइयां हैं। अभी इसके लिए एक्चुअली अभी रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, तो इसका नॉलेज हमारे पास है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होने वाली है कि जिसके लिए रॉ मटेरियल भारत तैयार करके देगा, एग्रीकल्चर में तैयार करके देगा। ये नॉलेज, ये पूरा प्राचीन साइंस अभी यहाँ काम आए, और अल्टीमेटली यही सब प्रोसेस में हम फिर से उस पोटेंशियल तक हमारे इकोनॉमी को, हमारे भारत देश की इकोनॉमी में को लेके जाएंगे, जहां हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया के नंबर 1 हो, और फिर से
हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। फिर से हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश होगा। जय हिंद, जय एमसीएल। दुनिया जब ग्रीन इकोनॉमी की, बिजनेस के ग्रीन मॉडल की बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचाने की बात कर रही है, तो इस रास्तों का जो जोड़ है, जो उनका मूल है, ओरिजिन है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में होगा। ये जो निचोड़ या फिर रिलेशनशिप जो आज शाम सर ने बताया है, ये शायद दुनिया में इस तरह से बताने वाले वो पहले इंसान है। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार, और फ्राइडे वेबिनार श्याम सर का हमारे सोच पे एक जोरदार प्रहार। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्लाइमेट चेंज तो शाम से बताते रहते कि अपने घर में कैसे आ गया, पर उसको बचाने के सॉल्यूशंस एमसीएल जिस तरह से कर रहा है, एमसीएल जिस तरह से अपने स्टाइल से कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, वो अल्टीमेटली दुनिया जिस ओर जाना चाहती है उस ओर जाने का सही रास्ता है। वही बात आरए के जंगल, मुंबई के जो लंग्स बने आज मुंबई एक रैपिडली मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिटी है, उसका जो आरए का जंगल है, उसमें वो कैसे लंग की तरह काम करता है। तो आरए का जंगल मुंबई के लिए लंग की तरह काम कर रहा है, वैसे भारत का हर एक गांव या फिर विश्व का हर एक गांव इस धरती माँ के लिए लंग्स का काम कैसे करे, वो कैसे आगे जाए, और उसमें हमारा कॉमन इंडियन का पार्टिसिपेशन कैसे रहेगा एज अ लीडर, ये सोच को सलाम है। और यही सोच हमारे एमसीएल की नींव है, और यही सोच आने वाला आज का कल और आने वाला कल दोनों बदलेगा। इस थॉट को सुनने के लिए या वापस लेने के लिए मैं उस हर एक एमसीएल इंडिया परिवार के सदस्य का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रमेश सर। दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने आज फिर एक बार बताया कि पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे मानवीय जीवन में। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस इंसान का जो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करते बल्कि सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। और आज का जो वेबिनार का विषय है, रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दोस्तों, हम ग्रेट कैसे बनाएंगे, इसके बारे में अधिक जानकारी हमें जो बताई है और डिटेल में विस्तृत रूप से जो बताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण एमसीएल परिवार की ओर से डॉक्टर श्याम गोलब सर का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, ये ही रास्ता है आने वाले दिनों में हमारी उन्नति का, प्रगति का और दोस्तों खुशहाली का भी। दोस्तों, इस रास्ते पर चलकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप सभी की ओर से मैं श्याम सर का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सभी नेशनल सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमएसएस, एमवीपी और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, जी हाँ दोस्तों, हमारे परिवार के सभी सदस्यों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस विश्वास को बनाए रखिएगा, हम बहुत ही जल्द जो सपना हमने देखा है वहां तक पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना और संपूर्ण एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।